जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेसिक लर्निंग सीखते हैं, बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं रिलेटेड टू एचपीएलसी। बड़ी बेसिक वीडियो है तो लेकिन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल भी रहेगी कि कुछ कंसेप्शन चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप इन बातों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि देखें एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर इन डेफिनेशंस का आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, चीज़ें क्या होती है। एक चीज़ होती है आप पीक टैलिंग। तो पीक टैलिंग क्या है पहले ये देखते हैं। देखिए आपकी एचपीएलसी की पीक की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पीक बिल्कुल आती है, जैसे शार्प होनी चाहिए। मतलब यूं स्टार्टिंग फ्रंटिंग पे गई और बिल्कुल शार्प, और एंड से बिल्कुल कर्व वाइज बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए। लेकिन जो एंडिंग वाला पॉइंट है, तो वहां से जब पीक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं टैलिंग। ये चीज़ कहलाती है पीक टैलिंग। ठीक है, जब आप एंड वाले साइड से आपकी पीक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, शार्प ना आए, तो इसको हम कहते हैं पीक टैलिंग। दूसरी चीज़ होती है पीक टैलिंग फैक्टर। क्या होता है टैलिंग फैक्टर? बेसिकली क्या है, देखिए जब ये आपकी पीक जो एंड वाले साइड से बहुत ज़्यादा कर्व हो गई थी, फिर इसका एक थ्रू सिस्टम, थ्रू फॉर्मूला निकाला जाता है कि कितनी ये टेल हुई है। इसको एक फैक्टर की फॉर्म में निकाला जाता है, वो फैक्टर कहलाता है पीक टेलिंग फैक्टर। क्लियर, इसको हम पीक फैक्टर कहते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ एचपीएलसी से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि व्हाट इज़ ट्रबल शूटिंग। जो लोग एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रबल शूटिंग क्या है। ये एक टर्म आपको पता होना चाहिए, आप काम भी कर रहे होते हैं। देखिए एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं, एज यू नो रिक्वायरमेंट है कि आपकी सारी चीज़ें फुलफिलमेंट होनी चाहिए। आपका पीक शार्प होनी चाहिए, टेलिंग फैक्टर लिमिट में होना चाहिए, फ्रंटिंग नहीं होनी चाहिए, टेलिंग अव्वल तो न हो तो लिमिट के अंदर हो, और सिस्टम अलाइन हो, सिस्टम की सूटेबिलिटी की रिपोर्ट ओके हो, आरएसडी लिमिट में आनी चाहिए, रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो वो सही है, पीक की शेप परफेक्ट हो, कोई पीक स्प्लिटिंग ना हो, ये सारी चीज़ें परफेक्ट आनी चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ परफेक्ट नहीं होती, यानी इन जगहों में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, पीक शेप सही नहीं आ रही, फ्रंटिंग ज़्यादा आ रही, टेलिंग ज़्यादा आ रही, स्प्लिटिंग आ रही, तो ये कहलाते हैं प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, टैकल करना एचपीएलसी की टर्म में ट्रबल शूटिंग कहलाता है। ठीक है, मैं आसान आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर चौथी चीज़ एक और होती है, व्हाट इज रेजोल्यूशन। एचपीएलसी की टर्म है, इन टर्म्स की डेफिनेशन बेसिक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। एचपीएलसी के अंदर जब एक से ज़्यादा पीक्स हो, ठीक है, तो उन दो पीक्स के दरमियान जो एक डिफरेंस होता है उसको हम दो पीक्स का रेजोल्यूशन कहलाते हैं, वो रेजोल्यूशन कहलाते हैं। यानी दो पीक्स हाउ मच एक दूसरे से रेजोल्यूशन हो रही है, किस तरह सेपरेट हो रही है दो पीक्स आपस में, शार्पनेस के लिहाज से, पीक शेप के लिहाज से, तो डिफरेंस उनके दरमियान कितना होता है, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं एचपीएलसी की टर्म में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है, व्हाट इज थ्योरेटिकल प्लेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स की जब भी बात होती है तो ये रिलेट करती है एचपीएलसी के कॉलम के साथ। एचपीएलसी के अंदर एक कॉलम होता है, इसको हम हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहते हैं, और सारी सेपरेशन आपकी वहीं पर होती है। तो कॉलम के अंदर एक इमेजिनरी थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं पैकिंग के लिहाज से। तो वो शो करती है किसी भी कॉलम की परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी और उसकी क्वालिटी को। तो उसकी बेस, इन थ्योरेटिकल प्लेट्स की बेस पे आपकी अच्छी सेपरेशन होती है, और ये आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी एनालिसिस को भी एक्यूरेट करती है। तो क्लियर, यानी थ्योरेटिकल जो प्लेट्स है बेसिकली ये कॉलम के अंदर एक इमेजिनरी प्लेट्स काउंट होती है, लेयर्स होती हैं इमेजिनरी, तो इसको हम थ्योरेटिकल प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ होती है कि थ्योरेटिकल प्लेट्स किसी भी कॉलम के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है। इसके लिए बेस्ट क्राइटेरिया और प्रैक्टिस ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कॉलम मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज होती है, तो एक अच्छे कॉलम के लिए जिसकी थ्योरेटिकल प्लेट से 1500 से 2000 के दरमियान होनी चाहिए, यानी 1500 से 2000 के दरमियान होनी चाहिए। ये अच्छे कॉलम की परफॉर्मेंस कहलाती है। क्लियर, इसके बाद एक और चीज़ होती है, व्हाट इज पीक स्प्लिटिंग। पीक स्प्लिटिंग क्या चीज़ होती है? टर्म है ना, सारी एचपीएलसी की टर्म से, बेसिक लर्निंग है। देखिए जब आपकी पीक बिल्कुल शार्प आ रही है, ऊपर जाके बिल्कुल एंड टॉप वाले पॉइंट से, जगह पीक का टॉप वाला पॉइंट है, तो इस टॉप वाला पॉइंट से अगर पीक यूं करके स्प्लिट हो गई, दो पीक शो कर दी वहां से, तो ये पीक स्प्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पीक स्प्लिटिंग। और इसके साथ एक और टर्म, एक और चीज़ पूछी जाती है कि पीक शोल्डरिंग क्या होती है। स्प्लिटिंग और शोल्डरिंग में फ़र्क है। तो ये जो आपकी पीक शार्प गई, तो ये जो फ्रंटिंग वाले एरिया से ऊपर जा रही थी जब आपकी पीक, यानी फ्रंट से लेकर टॉप
वाला जो पॉइंट है उसके दरमियान में अगर कहीं पीक ऊपर हो गए यानी शोल्डर आगे फिर चला गया तो ये पीक शोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है, यानी फ्रंटिंग वाला जो पॉइंट है, फ्रंटिंग से जो कर्व जा रहा है वो, और पीक का जो टॉप वाला पॉइंट है, टॉप से फ्रंट से मिड में वहां पे कहीं आपके ऐसे कर्व आ जाए तो उसको हम पीक शोल्डरिंग कहलाता है। ये टर्म्स आपको समझाने में आसानी हो ताकि क्लियर हो कि चीज़ें बेसिकली होती क्या है, इसको हम कहते हैं पीक शोल्डरिंग। फिर एक चीज़ होती है कि व्हाट इज RT यानी रिटेंशन टाइम क्या होता है। तो आपके HPLC एनालिसिस में आपको पता है कि कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, सैंपल्स कॉलम से इल्यूट होते हैं पर्टिकुलर पोलैरिटी की बेस पे, कंपोजिशन की बेस पे, और कॉलम की नेचर की बेस पे, कंपाउंड की बेस पे एक रिपल्जन होती है, एक डिस्ट्रक्शंस होती है, ड्रैगिंग फोर्स होती है, प्रोपेलिंग फोर्स होती है कॉलम के अंदर। ठीक है, एक फेनोमेना थ्योरी है सारी। तो उस दौरान जो आपका कंपाउंड इल्यूट हो रहा है तो जितनी देर तक अपने कॉलम के अंदर रहता है और रिटेंशन में उसको रिटेंशन जो निकलने में उसको टाइम लगता है वो उस कंपाउंड का रिटेंशन टाइम कहलाता है। ठीक है, नॉर्मली आसान लफ्जों में ये, तो बिल्कुल सिंपल वर्डों में ये, जो आपकी पीक का टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी पीक आ रही होती है एक रन टाइम के अंदर, वो आपकी पीक का रिटेंशन टाइम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 मिनट का रन टाइम था और आपकी पीक 5 मिनट पे आ रही है तो रिटेंशन टाइम आपकी पीक का 5 मिनट है। ये और आसान लफ्ज मैंने आपको समझाया। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हाट इज SST, यानी SST क्या चीज़ होती है, इसको हम सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहीं किसी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट मिलती है। इसको SST की रिपोर्ट भी कहते हैं, सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। डिपेंड करता है कुछ कंपाउंड, जैसे एजिलेंट का इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट काउंट होती है। शिमार्जो में, वाटर्स में इसको हम सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट भी कह होते हैं। थीम एक ही है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो बेसिकली सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को शो करती है। जब आप HPLC पे कोई बैच एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालने के बाद आप सिस्टम को गो हेड देते हैं। ये आप निकालते हैं स्टैंडर्ड्स के, जो आप पहले एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं उसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, तो उसकी एक सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट निकालते हैं। सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आपकी RSD होती है, आपका टेलिंग फैक्टर शो हो रहा होता है, आपका रेजोल्यूशन शो हो रहा था, आपके पीक एरियाज आ रहे होते हैं, सारी चीज़, और कंपाउंड का नेम, नंबर ऑफ रेप्लिकेट सब शो हो रहे होते हैं। ये सिस्टम सूटेबिलिटी की पूरी रिपोर्ट है और सारी चीज़ें लिमिट में आनी चाहिए। RSD तो लिमिट नॉट मोर देन 2% होनी चाहिए। टेलिंग फैक्टर जो कितना है वो लिमिट में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जिस रिपोर्ट के अंदर आप निकालते हैं सिस्टम से स्टैंडर्ड के लेवल पे, तो उसको हम सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, यानी SST टेस्ट, SST भी कहलाती है, इसको आम लफ्ज़ों में शॉर्ट वर्ड में कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक और चीज़ है कि हम जिसको कहते हैं व्हाट इज़ द पैरामीटर्स ऑफ SST। खैर वो तो मैंने डिस्कस कर दिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली रेजोल्यूशन होता है, पीक एरिया होता है, ठीक है, टेलिंग फैक्टर होता है, RSD इसके अंदर मेंशन होती है, रेप्लिकेट सारे इसके अंदर लिखे जाने होने चाहिए, और रेजोल्यूशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसके अंदर आनी चाहिए। ये सारे सिस्टम सूटेबिलिटी के पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्लियर। फिर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि हम HPLC को वॉश किस तरीके से करते हैं, उसका बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। क्राइटेरिया पे बहुत सारी मेरी वीडियोज़ है। HPLC वॉशिंग क्या है बेसिकली, तो HPLC वॉशिंग और क्लीनिंग थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है आप कौन सा मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं, उसके लिहाज से, मोबाइल फेस की कंपोजिशन के लिहाज से आप वॉश करते हैं HPLC कॉलम को। 2 घंटे करते हैं, वाटर से करते हैं पहले, फिर ऑर्गेनिक फेस से करते हैं, एंड सो ऑन। ये डिपेंड करता है कि आपने उस पे सिस्टम पे चलाया क्या। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने सिलेक्टेड डेफिनेशन निकाली HPLC के कॉलम के लिहाज से, कि HPLC के रनिंग के लिहाज से, HPLC जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके लिए। इस पर एक चीज़ और ऐड कर दूं, अक्सर लोग पूछते हैं कि हार्ट ऑफ HPLC क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो हार्ट ऑफ HPLC नॉर्मली जो है वो HPLC के कॉलम को कहा जाता है। HPLC के कॉलम के अंदर जहाँ आपकी सेपरेशन होती है, मेन कंपोनेंट है HPLC के अंदर, तो इसीलिए उसको हार्ट ऑफ द HPLC कहा जाता है, जहाँ पे आपकी सारी सेपरेशन हो रही। ग्रेट फ्रेंड्स, कुछ बेसिक थी लर्निंग थी, बेसिक डेफिनेशंस थी HPLC के हवाले से, जिन पे ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनको मैं ट्रबल शूटिंग बाद में डिस्कस करता हूँ, अक्सर मैं डिस्कस करता रहता हूँ। जो HPLC की जो मैंने डेफिनेशन, ये पैरामीटर आपको बताएं, ये जो डिफाइंस की चीज़ें बेसिक लर्निंग वाली, इनकी फिर पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ी ट्रबल शूटिंग होती है। वो अक्सर मेरी वीडियोज़ में 1 by 1 आपके पास आ रही होती है। तो अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थोड़ा मैंने कहा बेसिक लर्निंग उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं उनको भी काम आए कि ये बेसिक चीज़ें होती क्या है HPLC से रिलेटेड।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और फर्दर कोई क्यूरीज हो इस हवाले से कि और डेफिनेशन कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।